Hello and welcome to Geographia. Today we are going to study postmodernism. Postmodernism आखिरकार होता क्या किस तरीके से एक मॉडर्निज्म सुना था है। क्लासिकल स्टेजेस आपने सुनी है, क्लासिकल स्टेजेस क्या होती है। इनलाइटमेंट सुना है कि साहब इनलाइटमेंट हुआ यूरोप में और रेनेसा आया। तो ये तो शब्दावली काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये टर्मिनोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म में जो एक्सप्लेनेशन है वो एक सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन नहीं है कि साहब ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, और ना ही कि इसके लिए एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है कि इसने ये पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत की। तो इसमें जो अलग अलग फ़िलासफ़र हैं या फिर अलग अलग थिंकर हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए। उसके बेसिस पे एक कलेक्टिव फॉर्म में पोस्ट मॉडर्निज्म का राइज होता है 1970s में। तो हम देखते हैं किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। तो ये एक वीडियो है, ये वीडियो है, इसमें बहुत सारे नज़रिया चेंज होता जा रहा है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि फिलोसफिकल स्टांस है, ये एक दृष्टिकोण है जिससे हम जो ग्रैंड स्टेटमेंट्स होते हैं, जो मेटा नैरेटिव्स होते हैं, ठीक है, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको लेके नैरेटिव्स बनाए हमने। तो जैसे हमने कहा कि कैपिटलिज्म एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से सोसाइटी को रन करने में आसानी होगी, ठीक है। एक साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी से जो है, जो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कहा कि भाई जो डेमोक्रेसी है इससे गवर्नेंस जो है या गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इन कंपैरिजन टू ऑटोक्रेसी और मोनार्की और वट एवर द थिंग्स दैट वर इन प्रीवियस टाइम। तो कहा कि भाई डेमोक्रेसी एक सोल्यूशन है। तो हमने सोल्यूशन के नाम पे मेटा नैरेटिव्स का क्रिएशन किया, ठीक है। एक अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो हमने कुछ ट्रुथ बनाए, मतलब हमने सच्चाई ढूंढी, मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढा। हमने कहा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। जैसे अभी मैं रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात है, इस पे हर कोई एग्री करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म में एक ऐसा अप्रोच आया, ये काउंटर नैरेटिव इस्टेब्लिश करता है। जो मॉडर्निज्म में जो हमने यूनिवर्सल ट्रुथ को इस्टेब्लिश किया था, तो उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव इस्टेब्लिश करता है और ये फैक्ट को नहीं मानता, कहता है ये फैक्ट कोई नहीं है, रात नहीं है, ये परसेप्शन है आपका, रात है, ठीक है। अगर आपने लाइट ऑन कर रखी है, एलईडी आपकी ऑन है, तो ये रात नहीं है, तो ये दिन है। तो इसी तरीके से ये परसेप्शन बेस्ड की बात करता है और कहता है कि जो हिस्टोरिक कॉजेशन है ना, उसको भी रिजेक्ट करता है, जो जो ग्रैंड नैरेटिव। तो जो हिस्टोरिक कॉजेशन, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा हिस्टोरिक कॉजेशन क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर आए, उन्होंने कहा भाई जो इंटरप्रिटेशन है ना किसी भी चीज़ की, जैसे जो लाइफ इवेंट्स की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो इन्फ्लुएंस बाय आवर जेंडर। तो हमारे जेंडर से इन्फ्लुएंस होती है, वो क्लास से होती है, कल्चर से होती है। अब फीमेल का नज़रिया और मेल का नज़रिया, मतलब मैन का नज़रिया और वीमेन का नज़रिया इस दुनिया को देखने का अलग अलग हो सकता है। मतलब आप जिस स्टैंड पे होते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वहाँ से आपका नज़रिया इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। और फिर क्लासिस्ट एक अप्रोच आती है, आप वर्किंग क्लास में, आप मजदूर वर्ग से हैं, आप सर्विस वर्ग से हैं, आप फ्यूडल हैं। तो मतलब फ्यूडल, अगर फ्यूडल है तो फ्यूडल माइंडसेट बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, वहीं से हमारे इंटरेस्ट तय होते हैं, वहीं से हमारे फ़ायदे, वहीं से हमारे लॉस, वहीं से हमारे प्रॉफिट, वहीं से हमारे सारे इंटरेस्ट वहीं से तय होते हैं। तो इसमें कोई इंटरप्रिटेशन सोसाइटी का किसी भी एक एंगल से न सुपीरियर होता है ना इन्फीरियर होता है, ऐसा पोस्ट मॉडर्निज्म ने बताया। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो अप्रोच आई थी, वो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया था पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया है और पोस्ट मॉडर्निज्म की चीज़ें अब जो है चलने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे बहुत सारी जैसे रेडिकलिज्म है, तो सब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नंबर ऑफ थिंकर्स आते हैं और वो बताते हैं कि साहब किस किस तरीके से
चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो उसी की कलेक्टिव फॉर्म में मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म को बढ़ाया जाता है। तो इसमें एक ये देखिए ये इमेज है, इसमें दिखा रहा है कि लव इज़ ट्रू, ठीक है। तो अब एक साइड में मैं अपने एक साइड में सोच पा रहा हूँ कि लव ट्रू है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं ये लव ट्रू है। उसके बाद में कहते हैं ब्यूटी इज ट्रू, मतलब चीज़ें खूबसूरत होती हैं तो वही एक सच है, खूबसूरत होना एक सच होता है और लव होना, तो इसकी इंटरप्रिटेशन मैटर करती है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा जो दिमाग है वो ये सोच रहा है व्हाट इज लव, ब्यूटी होती क्या है। तो ब्यूटी का इंटरप्रिटेशन तो अलग अलग है ना। ब्यूटी नेचर की है, तो एक आदमी इंसान नेचर को पसंद करता है, एक इंसान जैसे बहुत नेचर लविंग लोग होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नेचर को एकदम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्यूटी इंसानों में देखी जाए तो जैसे कलर का कॉम्प्लेक्शन, कलर होता है, तो कुछ लोग फेयर कलर को पसंद करते हैं, जैसे हम लोग फेयर कलर को पसंद करते हैं। और जहाँ बात अफ्रीका में आ जाए तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे ब्लैक को भी पसंद करते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है आपका फेयर होना ही कंपलसरी हो, तो वहाँ तो सब लोग ब्लैक होते हैं, तो वो भी एक उनकी ब्यूटी होती है और वो उसको मतलब एक तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में हैं, कहाँ पर हैं, किस लोकेशन पे हैं, किस प्लेस पे हैं, तो वहीं से आपकी इंटरप्रिटेशन शुरू होती है। यही पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि भाई एक मेटा नैरेटिव नहीं बता सकता, एक यूनिवर्सल ट्रुथ से आपकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें आई थी, एक तो मेटा नैरेटिव, एक फिलॉसफी क्या होती है। मैं जो टर्म्स है ना उनको समझाता चल रहा हूँ, उनके टर्म्स जैसे फिलॉसफी क्या होती है, मेटा नैरेटिव क्या होता है और ये हिस्टोरिक कॉजेशन क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फिलॉसफी का जैसे ही मतलब जिक्र करता है इंसान तो वही सोक्रेटिस और प्लेटो और एरिस्टोटल हमारे दिमाग में आने लगते हैं, लगता है कि फ़िलासफ़ी की शुरुआत वहीं से होती है। तो लेकिन उसको थोड़ा सा ना ऑब्जेक्टिव टर्म में समझते हैं, फ़िलासफ़ी होती क्या है। फ़िलासफ़ी लव ऑफ विजडम, इसका मतलब अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो हमारे जो एक प्यार है या फिर कह सकते हैं एक झुकाव है विजडम की तरफ, वो फ़िलासफ़ी होता है। तो ये दिस इज़ अ सिस्टमाइज्ड स्टडी ऑफ जनरल फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो हमारे जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं, उनकी स्टडी होती है सिस्टमाइज तरीके से। एग्जिस्टेंस क्या होती है, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। रीज़न होता क्या है, रीज़न मतलब क्या रीज़न है, क्या चीज़ें रीजनेबल हैं, क्या लॉजिकल है, नॉलेज क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होती है, माइंड किस तरीके से वर्क करता है, माइंड रेशनल होना ज़रूरी है, इरेशनल होना ज़रूरी है या सुपरस्टिशियस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए फिलोसफिकल एक फाउंडेशन, मतलब फिलोसफी एक फाउंडेशनल बेस देती है किसी भी आगे की थिंकिंग के लिए कि लैंग्वेज कैसी होना चाहिए, मीनिंग ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी हमारी कि हिस्टोरिकल कॉजेशन क्या होता है। हिस्टोरिकल कॉजेशन जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। जैसे अब जैसे ये माना जाता है, बर्ट्रांड रसल हैं जी, ये बर्ट्रांड रसल जी का कहना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है यूरोप में वो रेनेसा की वजह से आता है, ठीक है। वहाँ पर रेनेसा आया, चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरीज हुई, तो उसका जो इफेक्ट था, कॉज का इफेक्ट था, वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर इवेंट के ऊपर एक हिस्टोरिकल बर्डन होता है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल बर्डन होता है, उससे ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो अब जैसे जो कुस्तुनतुनिया था जिसको कॉन्स्टेंटिनोपोल कहते हैं, तो उसका फॉल होता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है जब टर्क्स आते हैं, मतलब एक एम्पायर रहता है, रोमन एम्पायर का पार्ट रहता है, तो उसका जो फॉल होता है टर्क्स के आने पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वो फाइनलिटी उसके बाद में फिर सेंट्रल एशिया का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जो जो हमारे इवेंट्स होते हैं, प्रेजेंट इवेंट्स होते हैं, वो पास्ट से जुड़े होते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि एवरीथिंग दैट बिकम्स और चेंजेस मस्ट डू ओइंग टू सम कॉज, मतलब उसका एक कॉज होता है, जो भी चीज़ होती है, जो चीज़ हैपनिंग्स होती हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है। तो फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा ग्रैंड नैरेटिव्स। तो ये ग्रैंड नैरेटिव जो बताया था लियोटार्ड साहब ने बताया था, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड नाम था, इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले टर्म यूज़ किया था, बेटा नैरेटिव कहते हैं या फिर ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि मेटा नैरेटिव्स क्या होते हैं, कि एक तरीके से कह सकते हैं मेटा नैरेटिव जो होते हैं ना, जैसे इनलाइटनमेंट आया, तो इनलाइटनमेंट में क्या हुआ, जो नॉलेज है और मतलब लिटरेचर है, तो उसका बहुत ज़्यादा गेन हुआ। तो उन्होंने फिर एक डेफिनेशन बनाना शुरू कर दी, ऐसे बहुत सारी। तो जैसे पिछली सोसाइटी जो थी, प्री मॉडर्न सोसाइटी जो थी,
वो सुपरस्टिशियस थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा, जब इनलाइटमेंट आता है, इन्होंने कहा भाई जो रीजन आएगा उससे क्या होगा, जो सुपरस्टिशियस वर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा और वर्ड प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेसिव जो है समाज का जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो बनेगा वो प्रोग्रेसिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ रीजन। और इससे क्या होता है कि इससे क्या होगा, यूनिवर्सल नॉलेज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये ग्रैंड नैरेटिव बन गया कि आप रीजन का यूज करें, आप अगर लॉजिक का या रीजन का यूज करेंगे तो इससे क्या है, प्रोग्रेसिव समाज का निर्माण होगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो इन्होंने ये एक सेट कर दिया, जैसे एक नैरेटिव आया कि जो कैपिटलिज्म है या फिर मतलब फ्री हैंड है, ठीक है, तो वही एक सोल्यूशन है मार्केट का। तो अब इस तरीके से डेमोक्रेसी को बताया गया, ठीक है। डेमोक्रेसी से ही जो है किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है बेस्ट फॉर्म में चल सकती है, ऐसा माना गया। तो ये सब ग्रैंड नैरेटिव्स होते हैं। अब इन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इनके अराउंड सारी दुनिया चलेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, क्या लॉजिक हो गया, रीजन हो गया, इनको बेस्ट फॉर्म में मान लिया गया। इन्होंने कहा क्रिस्टल क्लियर है, यही बातें सच हैं, ठीक है। अब जो भी बात होगी इसके अराउंड होगी कि भाई कैपिटलिज्म में कितना सोशलिज्म डाला जाए, स्टेट कैपिटलिज्म हो, स्टेट सोशलिज्म हो। तो अब कुछ नैरेटिव्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे ना, कुछ तो हमें सच मानना पड़ेगा ना अपनी दुनिया को चलाने के लिए, अपनी स्ट्रक्चर सोसाइटी को चलाने की, ये लाइफ इवेंट्स को समझने के लिए कुछ तो चीज़ें ना हमें मतलब मान लेनी पड़ती है ना। तो उसके ऊपर जो एनलाइटमेंट हुआ तो उसके बाद से नैरेटिव्स का जो फॉर्मेशन हुआ तो वो ग्रैंड नैरेटिव्स कहलाए गए जो मॉडर्न एज में आते हैं, ठीक है। तो अब हम मतलब जो हमने टर्मिनोलॉजी थी टफ उसको समझ लिया, अब हम चलते हैं पीछे। तो हमने क्या समझा था कि जो नैरेटिव्स होते हैं, ग्रैंड नैरेटिव्स हमारे जो बनाए गए थे, उनका डिस्ट्रैक्शन उनके जो उनको काउंटर करने के लिए जो भी स्टांस आता है, एक दृष्टिकोण आता है, उसको पोस्टमॉडर्निज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं वो इस तरीके से हैं। इसका जो आधुनिकता है ना, उससे मोहभंग हो जाता है, एक डिस इल्यूजनमेंट हो जाता है। कहता है ये मॉडर्निटी में सब चीज़ों को बड़ा रिजिड फॉर्म में मतलब बताया गया है, तो उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, ठीक है। तो डिस इल्यूजनमेंट विद मॉडर्निटी एक करेक्टरिस्टिक है पोस्ट मॉडर्निज्म की। दूसरा इनकी करेक्टरिस्टिक है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो कहा कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से सच नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसने कहा रात और दिन, आप टाइम पीरियड बताइए, रात कब शुरू होती है और दिन कब शुरू होता है, इस पे क्वेश्चन कर दिया। ये स्केप्टिज्म की तरफ ले जा रहा है। नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म ने सवाल उठाना शुरू कर दिए सारी चीज़ों पे। कहा भाई जैसे मैं बेसिक बात बता रहा हूँ आपको रात और दिन की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जैसे जो फंडामेंटलिस्ट चीज़ें हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, जो भी मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा जैसे मैं रात और दिन में ट्रांजिशन के एक पीरियड आएगा, ठीक है। आप तो ये तो नहीं कह सकते ना कि इस टाइम में रात है, इस टाइम में दिन है। तो कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, ट्रांजिशन होता है, रिलेटिविटी होती है, सब्जेक्टिविटी होती है। ट्रुथ जो होता है सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ट्रुथ जो है वो व्यक्ति परक है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करता है, और उसकी जो प्री एक्वायर्ड नॉलेज होती है उसके हिसाब से वो बताता है कि सत्य है क्या, ठीक है। सबका अपना अपना सत्य होता है ना, ये आजकल बहुत प्रचलित है, बहुत मतलब लोग बोलते हैं कि सबका अपना अपना सच होता है। तो सबकी अंडरस्टैंडिंग ट्रुथ को लेकर अलग अलग होती है, कहने का मसला ये है। तो फिर इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि जो ट्रुथ होता है वो ऑब्जर्वर मतलब सत्य देखने वाले पर निर्भर होता है कि हम किस तरीके से देखते हैं। और जो वास्तविकता होती है उसका अंत हो गया, मतलब अब वास्तविकता का अंत ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वास्तविकता का अंत हो गया तो ये भी एक एंटी पोस्ट मॉडर्निज्म बात है। वास्तविकता का अंत होने का मतलब ये है कि जो हमने वास्तविकता इस्टेब्लिश की थी अब तक, मतलब जो हमने नैरेटिव्स बनाए थे, तो वो खत्म हो गया। क्या भाई ये चीज़ नहीं, इस पे सवाल उठेगा, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो यूनिटी के खिलाफ है, मेटा नैरेटिव के खिलाफ है, और ये नॉलेज और पावर की रिलेशनशिप में बिलीव करती है कि साहब जो सोशल साइंसेस होती है ना, तो सोशल साइंसेस में माइकल फूको का नाम आता है। तो उन्होंने बताया कि ज्ञान ही शक्ति है। तो जो ज्ञान है और शक्ति मतलब पावर और नॉलेज की
हमेशा कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता रहेगा, कहीं ना कहीं बात आती रहेगी सोशल साइंसेज में अगर आप स्टडी करते हैं तो बिलीव्स इन नॉलेज पावर रिलेशनशिप, ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है तो जो नॉलेज और पावर की रिलेशनशिप है इसमें विश्वास करता है। तो ये एक इमेज है, ठीक है, इसमें एक ये है मॉडर्निज्म वाली, एक है पोस्ट मॉडर्निज्म वाली। तो मॉडर्निज्म वाली में आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या है ना, इन्होंने सेट पैटर्न बना लिया जिंदगी को जीने का, बड़ा खुश है साहब। अब तो अगर मार्केट का मॉडल देखा जाएगा, इकोनॉमी कैसे रन करेगी, कैपिटलिज्म, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, डेमोक्रेसी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म जो आता है वो 1970s में आता है, तो मैं कहा भाई ये सब चीज़ें सही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा भाई ये, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म भी दिक्कत कर गया, इनक्वालिटी बढ़ने लगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी में भी दिक्कत आती है कि साहब जो पॉपुलिज्म है उसके ज़रिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है उसको कोऑप्ट कर लिया जाता है और उसके बैड रिजल्ट्स दिखने लगे। और कहीं पर जहाँ पर डेमोक्रेसी फुल्ली स्टेब्लिश नहीं है और वहाँ पर भी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला, तो सवाल पैदा हो गए। तो आप इनकी शक्ल देख रहे हैं ना, तो ये स्केप्टिज्म, इन्होंने एक तिरछी आंख से देखना शुरू कर दिया। ये भाई साहब खुश थे, इन्हें लग रहा था सोल्यूशन मिल गए ज़िंदगी के, तो सोल्यूशन नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं हमेशा एक क्वेश्चन का और एक स्केप्टिज्म का माहौल बना रहता है, तो उसको उसकी पहचान की पोस्ट मॉडर्निज्म ने। तो जो मॉडर्न एरा था ना, पहले प्री मॉडर्न, मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। तो मॉडर्न एरा में क्या कहा गया भाई, जो रेशनैलिटी होती है वो वही है ट्रुथ, बात लॉजिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मतलब सबकी बात एक होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि 2+2 4, ठीक। एक बंदा है वो कह रहा है नहीं 2+2 5 होता है, वो सब्जेक्टिव है, वो व्यक्ति परक है। वो इंसान बता रहा है कि मेरा 2+2 4 नहीं होता है, मेरा 2+2 5 होता है। ऑब्जेक्टिव बात यह है कि एक्सेप्टेड ये रहेगा कि 2+2 4 होता है, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम्स में ऑब्जेक्टिविटी पे जोर दिया गया, ग्रैंड नैरेटिव्स बनाए गए, थ्योरीज बनाई गई, एब्सोल्यूट ट्रुथ को बताया गया। और जो मॉडर्निज्म था वो क्रोनोलॉजिकल था कि साहब एक के बाद एक था। अब पोस्ट मॉडर्निज्म ये भी कहता है कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, ठीक है, इस पे भी समझेंगे अभी। तो जो हमारा प्री मॉडर्न एरा था ना, तो वो ये कहता था कि जो भी, जैसे ये पॉइंट है, तो इन्होंने कहा ये गॉड ने ऐसा इस्टेब्लिश कर दिया है, गॉड ने ऐसा बना दिया है और यही हमेशा से रहा है। तो ये प्री मॉडर्न एरा था। अच्छा, मॉडर्न एरा में इनलाइटमेंट होता है, इनलाइटमेंट आता है यूरोप में, रेनेसा आता है, तो वहाँ पे डिस्कवरीज होती हैं, लॉजिकल थ्योरीज का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोग्रेस है वो इनएविटेबल है, आपकी प्रोग्रेस होनी है। इन्होंने बताया प्रोग्रेस होगी और आप इन सब चीज़ों को मान लें, जैसे लॉजिक है, ठीक है, रैशनैलिटी को मान लें, साइंटिफिक जो भी अप्रोच है उसको मानेंगे, तो इससे जो आपकी प्रोग्रेस है वो इनएविटेबल है, मतलब होना ही होना है अगर आप इन मेथड्स को मान लेंगे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में वो जो चीज़ें मानी गई थी उनके रिजल्ट्स उतने यूनिफॉर्म नहीं मिले जितने हमने एक्सपेक्टेशन की थी। तो उन्होंने कहा भाई समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से क्या चल रहा है, तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। समझ रहे बात को। अगर हम टाइम के फ्रेमवर्क में देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म किस तरीके से शुरुआत होती है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत 1970 से होती है और हम पोस्ट मॉडर्न एरा में ही रह रहे हैं। उससे पहले हमारा मॉडर्न एरा डोमिनेट करता था और उससे पहले हमारा प्री मॉडर्न एरा डोमिनेट करता था बेसिकली। तो इसमें बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, जैसे आपके फूको, माइकल फूको आते हैं, जैक्स डेरिडा आते हैं, एडवर्ड सईद आते हैं, ठीक है, जीन ब्रिडल्ट आते हैं और ल्यूटार्ड आते हैं। तो इन्होंने अपने अपने कंसेप्ट का देना शुरू किया। जैसे मॉडर्निज्म में क्लासिक पीरियड में बहुत सारे जो थ्योरीज थी उनका डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन डीकंस्ट्रक्शन, ओरिएंटलिज्म, नॉलेज पावर की रिलेशनशिप, ये चीज़ें इन्होंने बताई जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि क्या बताते हैं, क्या रहता है। तो जैक्स डेरिडा बताते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं ना चीज़ों को, लैंग्वेज के तरीके करते हैं। तो लैंग्वेज से क्या होता है, हम लाइफ इवेंट्स को, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो इन्होंने कहा कि हम कोई भी जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो जो उसकी लैंग्वेज होती है ना, उससे इंटरप्रिटेशन वो हो नहीं पाती है जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि लैंग्वेज में फॉल्ट होता है कहीं ना कहीं। तो सारी बातें हमारी कन्वे नहीं हो पाती हैं।
तो डीकंस्ट्रक्शन बिकेम द सेंट्रल और फोकल थीम ऑफ करंट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसका ओरिजिन होता है 1960s में। तो एक रिवोल्ट है मॉडर्निज्म के खिलाफ। इन्होंने कहा जो हमारी लैंग्वेज है इसमें भी चेंजेस आने चाहिए, और हमारी लैंग्वेज जो है मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही है, तो ये जैक्स डेरिडा कहते हैं और इसको डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं माइकल फूको। माइकल फूको नॉलेज और पावर की बात करते हैं कि साहब देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड पावर। आपके पास नॉलेज होगी तो आप पावर को गेन कर सकते हैं, और पावर होगी तो आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, तो उसके बीच में रिलेशनशिप है। तो आपने अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह देखते होंगे तो इसमें साहब ये एक वीडियो आती रहती है, उसमें कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, और फिर वो अपने सैनिक को बुलाती है कि नहीं और इनको इनको इनके थ्रोट को स्लिट कर दो, और वो लेडी कहती है कि पावर इज़ पावर। तो इस तरीके ये भी एक पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो माइकल फूको बात करते हैं देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड पावर, तो इसी से ड्राइव आपको इन ड्रामाज में देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। तो लियोटार्ड जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म के कहीं ना कहीं पायनियर समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो टोटलाइजिंग आइडिया है ना रीज़न का, वो सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कोई एक रीज़न नहीं होता किसी चीज़ के पीछे, सेट ऑफ रीजंस होते हैं। अब जैसे ये एक ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर ये पेड़ दिख रहा है, तो वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इसकी ये होगी, एक आदमी कहेगा पेड़ है, एक कहेगा सेब का पेड़ है, ठीक है। एक इंसान कहेगा ये डॉलर इससे आएगा, या फिर उसको काटने से पैसा मिलेगा, इसको बेच देंगे। तो इस सबकी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हुई। तो उन्होंने कहा भाई एक नैरेटिव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव हैं, सेट ऑफ रीजन होते हैं, हर इंडिविजुअल की अपना परसेप्शन होता है, अपनी आइडेंटिटी होती है, बिकॉज ऑफ देयर सोशल पोजीशन, बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, ठीक है। तो फिर ये नैरेटिव्स काम नहीं कर सकते हर इंसान के ऊपर। तो इसी के लिए उन्होंने एंड ऑफ मेटा नैरेटिव्स की बात की लियोटार्ड ने, और यही एक बेस देता है पोस्ट मॉडर्निज्म को। तो हमने देखा था ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में क्लासिकल एंटीक्विटी का पीरियड होता है, डार्क एज होती हैं, यूरोप में रेनेसां आता है, एज ऑफ वॉयजेस, एक्सप्लोरेशन, डिबेट्स का पीरियड है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन बता के भाई ऐसे नहीं होता है, चीज़ें पैरेलल चलती हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। और तो इस तरीके से क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, ये हिस्टोरिकल कॉजेशन नहीं हो सकता कि साहब डार्क एज के बाद रेनेसां आया, रेनेसां के बाद एक्सप्लोरेशन आया, फिर उससे डिबेट का, ऐसे नहीं होता। इन्होंने कहा ऐसे हिस्टोरिक कॉजेशंस है, कभी भी जो नॉलेज की ग्रोथ होती है वो नहीं होती है, ऐसा पोस्ट मॉडर्निज्म का मानना है। तो 1980s में ह्यूमन, अब ज्योग्राफी में पोस्ट मॉडर्निज्म किस तरीके से एंट्री लेता है, 1980s में पोस्ट मॉडर्निज्म की एंट्री होती है ह्यूमन ज्योग्राफी में, और साइंस इज़ अ मैटर ऑफ फेथ जस्ट एनीथिंग एल्स। तो इन्होंने कहा भाई साइंस भी एक मैटर ऑफ फेथ है, और साइंस कोई लॉजिक रीज़न नहीं है, साइंस भी एक मैटर ऑफ फेथ है। जब तक आप साइंस को मानते हैं तब ठीक है, नहीं मानते हैं तो साइंस भी एक फेथ ही है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है ज्योग्राफी में एंट्री किस तरीके से होती है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो अब इसके जो ना थीम्स होती हैं वो किस तरीके से डेवलप होती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इन्होंने कहा भाई मोरल फिलोसफी, मोरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफर्स की मोरलिटी की बात की इन्होंने। अभी तक क्या हो रहा था, इकोनॉमिक रेशनैलिटी की बात हो रही थी साहब, इकोनॉमिक फोकस था जो डोमिनेंट था ज्योग्राफी में। इन्होंने कहा जो मोरल फ्रेमवर्क हैं लाइफ के, उनको हमें फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑफ देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हमारी क्लासेस के बीच में, रेस के बीच में, एथनिसिटी के बीच में, सेक्सुअलिटी के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं हमको उनको हाईलाइट करना है। तो कंस्ट्रक्शन एंड बाउंड्रीज ऑफ सेल्फ, हाउ इंडिविजुअल डिफाइन देमसेल्फ, तो इंडिविजुअल कैसे अपने आप को डिफाइन करता है सोसाइटी के अंदर, तो इस पे ज्योग्राफर्स को ध्यान देना है। ग्लोबलिटी क्या होती है, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, टेरिटोरियलिटी क्या होती है, सोसाइटी, कल्चर, नेचुरल इन्वायरमेंट, इन सारी ये थीम्स रहती हैं पोस्ट मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफर्स की। तो एक जर्नल आता है एनवायरमेंट एंड प्लानिंग द सोसाइटी एंड स्पेस। तो ये 1983 में आता है, और ये कहीं ना कहीं एक राइटअप होता है जो पोस्ट मॉडर्निज्म ज्योग्राफी की शुरुआत करता है। उसमें डीएस का बड़ा काम होता है, पोस्ट मॉडर्न अर्बन प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग की स्टडी करते हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्क आता है पोस्ट मॉडर्निज्म में। फिर उसके बाद आता है लॉस एंजलिस पोस्ट मॉडर्न स्पेशलिटीज़।
तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स था उसमें अच्छा खासा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, सोजा ने, एडवर्ड सोजा ने, डियर ने। फिर उसके बाद में एक बड़ा वर्क आता है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड अमेरिकन सिटी, जो एंटीपोड एक जर्नल आता था, तो उसमें ये आता है। फिर उसके बाद में लेस का काम है पोस्ट मॉडर्न अर्बन इन वैंकूवर। फिर उसके बाद में डियस का है पोस्ट मॉडर्न चैलेंज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। ठीक है, ग्रेगरी का वर्क आता है, डायरेक्ट ग्रेगरी का एरिया डिफरेंशिएशन एंड पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ट्राई टू फर्दर एस्टेब्लिश पोस्ट मॉडर्निज्म एज अ ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी इन जोग्राफी। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म को इस्टेब्लिश करती हैं ये सारी चीज़ें, जितने भी ये राइटअप्स हैं, जितने भी ये जर्नल्स हैं। तो यहीं से एक जो ट्रेडिशन ऑफ इंक्वायरी, एक नया डायमेंशन मिलता है कि जो इंक्वायरी का डायमेंशन होगा वो इस तरीके से होगा इन जर्नल्स या राइटअप के ज़रिए। तो उसी सीरीज़ में 1989 में एक वाटरशेड मूवमेंट आता है। उसमें क्या होता है, एडवर्ड सोजा जो होते हैं पोस्ट मॉडर्न जोग्राफीज़ को पब्लिश करवाते हैं, और ही वॉज इन्फ्लुएंस बाई फुको और लीफेवर। तो उसमें उनको जो क्रेडिट दिया जाता है कि जो सोशल थ्योरीज का सोचा इस क्रेडिट विद ब्रिंगिंग स्पेशल बैक इनटू द फोकस ऑफ सोशल थ्योरी। तो स्पेशल जो स्पेस का कंसेप्ट था उसको कहीं ना कहीं वापस लेके आते हैं सोजा। फिर उसके बाद में एक सेकंड इमिनेंस वर्क आता है डेविड हार्वे का। डेविड हार्वे कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं। फिर उसके बाद में एक बड़ा वर्क है थर्ड स्पेस का। तो एडवर्ड सोजा ने थर्ड स्पेस की बात की। तो तीन तरीके के स्पेस होते थे। एक तो होता था जैसे स्पेस जो नेचुरल स्पेस होता है, एक ह्यूमन स्पेस होता है। ठीक है, इन्होंने लिव्ड स्पेस की बात की। ठीक है, और इसमें कहा कि सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, मतलब कई सारे ह्यूमन इंटरेक्शन काफ़ी सारे एक साथ होते हैं। तो इसी तरीके से ये एक क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्न की तरफ को ले जाता है, वेयर ही ट्राइज टू फिल द गैप बिटवीन पोस्ट मॉडर्न पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज एंड पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी, और आइडिया ऑफ थर्ड स्पेस देता है। कहता है कि यहाँ पे जो लिव्ड स्पेस है वहाँ पे चीज़ें पैरेलल चलती हैं। वहाँ पे बहुत सारे, जैसे सोसाइटी जो होती है वहाँ पे मॉडर्न भी होती है, पोस्ट मॉडर्न भी होती है, वहाँ पे प्री मॉडर्न सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है, जो थर्ड स्पेस है। ठीक है, पहला स्पेस हो गया प्री मॉडर्न, फिर उसके बाद में ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, और थर्ड स्पेस में क्या होता है कि कई सारी सोसाइटी या फिर कई सारे जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव है वो रिजेक्ट करता है ये जो पैराडाइम शिफ्ट आप पढ़ते हैं ना, कुन ने दिया था, पैराडाइम शिफ्ट होता है इतने टाइम के बाद में, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म उसकी जगह नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि भाई ऐसा है कि चीज़ें जो है पैरेलल चल रही हैं। एक अगर आप बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी में, तो हो सकता है उस टाइम पे भी मॉडर्न लोग रहे होंगे। ठीक है, लॉजिकल और थिंक जो मॉडर्न टाइम में एनलाइटनमेंट की बात में मिला है, तो हो सकता है उस टाइम में भी इस तरीके की बात करने वाले लोग रहे हों, या फिर मॉडर्न टाइम में प्री मॉडर्न सोसाइटी के लोग भी रहते हों, या फिर अभी पोस्ट मॉडर्निज्म में मॉडर्न कंसेप्ट के लोग भी रहते हैं और प्री मॉडर्न के कंसेप्ट रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होते हैं वो पैरेलली रन करते हैं, उनका डेवलपमेंट पैरेलल होता है, ना कि जो पैराडिग्मेटिक शिफ्ट होता है उसमें। तो ये पैराडाइम शिफ्ट को रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी, और इसी तरीके से इसने एक कहीं ना कहीं स्टांस दिया, एक दृष्टिकोण दिया जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हैं उसको समझने में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।